हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सीरीज चलाई हुई है उत्तराखंड की, उसी को आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी सीरीज का जो है हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है और वो है यहाँ पर कृषि और पशुपालन। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ पर देखेंगे उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित कि महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट वॉच ये सीरीज है। यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट जो है वो यहाँ से मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण ये यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सन 1843 में पौड़ी में और गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये की थी यहाँ पर कैप्टन हडस्टल ने। ठीक है, कैप्टन हडस्टल ने यहाँ पर जो है पौड़ी और गडोलिया में चाय के बागानों की स्थापना की थी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, 2 बार पूछा गया प्रश्न है 2021 में और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO में 2016 में। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करेंगे उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है यहाँ पर विजय जड़धारी को। ठीक है, किसको यहाँ पर विजय जड़धारी को जो है वो बीज बचाओ आंदोलन के रूप में हम जानते हैं। और इन्होंने जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी वो की थी यहाँ पर 1986 में। ठीक है, 1986 में इस पूरे आंदोलन की शुरुआत करी। इसका जो पूरा यहाँ पर आंदोलन का जो पर्पस था वो यहाँ पर ये था कि बीजों का हमको संरक्षण करना है और कुछ निश्चित बीजों को बोकर व्यावसायिक करने का विरोध करना था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बारानाच तकनीक और जीरो बजट खेती की भी शुरुआत यहाँ पर की थी। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से जो है वो प्रश्न बनने की संभावनाएं बन जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो बायोडीजल है वो किसी न किसी पौधे से हम प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यही है कि जो बायोडीजल है वो जैविक पदार्थों से यहाँ पर जो है प्राप्त किया जाता है। तो वो है यहाँ पर क्या, जेटोरफा। ठीक है, जेटोरफा यहाँ पर क्या है, जो बायोडीजल है जो उत्तराखंड में हमको मिलता है। अगर हम बात करते हैं बायोडीजल जैविक गतिविधियों के द्वारा जैविक मूल पदार्थों के उपयोग से बनाया जाता है। जेटोरफा का पौधा ऊषर, बंजर, शुष्क और अर्धशुष्क पथरीली किसी भी प्रकार की भूमि पर आसानी से उगाया जा सकता है। तो एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में असंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है। जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो असंचित उपजाऊ भूमि है वो है यहाँ पर उपराऊ अबल। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था उपराऊ अबल। ठीक है, बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। उत्तराखंड में जो असंचित उपजाऊ भूमि है उपराऊ अबल कहलाती है। उत्तराखंड में कृषि जो है भूमि को उपराऊ भूमि, ठीक है, ये जो भूमि है ये असंचित भूमि है जो ऊपरी भाग में मिलती है। इसमें 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, उपराऊ अबल और उपराऊ दोयम। ठीक है, उपराऊ अबल उपराऊ दोयम से 1.5 गुना यहाँ पर अच्छी होती है। तलाव भूमि जो है वो घाटी के तलों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो कुल मिलाकर जो उत्तराखंड में जो भूमि है उसको 3 टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, 3 टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर उपराऊ भूमि, दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा तलाव भूमि और तीसरा जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इजरान। ठीक है, जो हम बात करते हैं यहाँ पर जो तलाव भूमि है वो घाटी के तलों में देखने को मिलती है जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है और यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इजरान। तो इजरान जो है वो वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व भूमि है और पथरीली भूमि को इजरान कहते हैं। यह इतनी उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, ये उन दोनों की अपेक्षा जो हमने बात करी उपराऊ और यहाँ पर तलाव, उनकी अपेक्षा जो है यहाँ पर कम उपजाऊ यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। ठीक है, तो किसे है यहाँ पर ये क्रॉप रोटेशन सिस्टम से थे। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पर फसल चक्र प्रणाली यानी क्रॉप रोटेशन सिस्टम से संबंधित है यहाँ पर हमारे पास सार पद्धति फसल चक्रण प्रणाली। नेक्स्ट बात करेंगे
निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे जो कृषि उपकरण है वो उत्तराखंड का नहीं है, तो वो है यहाँ पर खरबूजा। ठीक है, खरबूजा जो है वो कृषि उपकरण नहीं है। बात करते हैं तीनों जो शेष तीनों हैं यहाँ पर कुटला, हल, माया, ऋषि जो है वो उपकरण है। खरबूजा क्या है? खरबूजा एक छोटा थैला होता है जिसका उपयोग भेड़ और बकरियों की पीठ पर सामान लादने के लिए जो है वो किया जाता है। खरबूजा जो है उसको बोलते हैं। ये हल उपकरण या मैं कहूँ कि कृषि उपकरण जो है वो नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था ये भी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं जो उत्तराखंड में जो ग्रामीण जनसंख्या है पर्वतीय भाग में, वहाँ पर जो कृषि और पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन ही मुख्य स्रोत है उनकी जीविका चलाने का, और वहाँ की जो जलवायु है वो कृषि के अनुकूल है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? यहाँ पर कृषि है। ठीक है, उत्तराखंड का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? यहाँ पर कृषि है। और जो राज्य की जो बहुसंख्यक जनता है, लगभग 90% जनसंख्या जो है वो आजीविका का मुख्य साधन यहाँ पर क्या है? कृषि को रखती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ जो लगभग कुल क्षेत्रफल का यहाँ पर 14.66% है वो खेती योग्य है। उत्तराखंड की कुल योग्य भूमि का लगभग 90% भाग जो है वो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के रूप में हम देखते हैं। वर्तमान में जो ये क्षेत्र है वो 13% तक हो गया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तरांचल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और इस राज्य की 90% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल सही है, और दोनों ही इसके जो है वो सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर करते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के जो प्रश्न है वो आगे आने वाले आपके एग्जाम में संभावना है यहाँ से प्रश्न बनने की। नेक्स्ट बात करेंगे, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को ऑर्गेनिक बायो स्टेट घोषित किया है? ठीक है, अपने आप खुद से किया है, तो वो है यहाँ पर क्या? उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल या उत्तराखंड। ठीक है, बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा था, तो वो है हमारे पास यहाँ पर कौन सा? सिक्किम। ठीक है, आपको ये भी याद करना है, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो कौन सा है? यहाँ पर सिक्किम है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जैविक राज्य घोषित किया है और भौगोलिक विषमताओं के कारण इस राज्य में जैविक कृषि पर विशेष बल दिया गया है। जो उत्तराखंड की जो ऑर्गेनिक चाय की चीन, जापान, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और जर्मनी में भारी मांग है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक चाय है उसकी विदेशों में काफ़ी डिमांड यहाँ पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण समूह है उसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर धान, गेहूं, मंडुवा और आलू। ठीक है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं उत्तरांचल की कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर जो है वो गेहूँ बोया जाता है। ठीक है, गेहूँ बोया जाता है। तो उत्तरांचल में जो प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं यहाँ पर देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल यहाँ पर हैं। और धान जो है वो मुख्यतः गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है, गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल यहाँ पर है। ठीक है, ये भी आपको जो है यहाँ पर याद करना है। और यह जो है 21.6% भाग पर जो है वो चावल उगाया जाता है। वही अगर हम बात करते हैं मंडुवा के बारे में, तो मंडुवा जो है वो 15.8% भाग पर यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये आपको जो है वो क्रम याद करना है। गेहूं जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर 33%, और जो धान हो जाएगा यानी चावल हो जाएगा यहाँ पर 21.6%, और जो मंडुवा हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 15.8%। ठीक है, ये आपको जो है वो क्रम यहाँ पर याद करना है। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो कहाँ पर? तराई क्षेत्र में जो है उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि निम्न में से दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों का कौन सा ब्रांड जो है वो उत्तरांचल में संबंधित? तो वो है यहाँ पर कौन सा? आंचल ब्रांड। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा यानी महिला कर्मकारों के द्वारा जो है उत्तरांचल में कृषि में मानव श्रम यहाँ पर सबसे अधिक दिया जाता है। उनकी जो परसेंटेज है वो लगभग 60% के करीब आसपास यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे। यानी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? ठीक है, तो वो होती है यहाँ पर 200 वर्ग मीटर के बराबर एक नाली यहाँ पर रखी गई है।
ऐसी कुछ अन्य माप है हमारे पास, तो देख लेते हैं। 12 मुट्ठी बराबर है एक नाली के, और एक नाली लगभग 240 गज के आसपास है, और एक नाली बराबर है यहाँ पर 2160 स्क्वायर फीट के, एक नाली बराबर है यहाँ पर 200 स्क्वायर मीटर के, और 20.16 नाली बराबर है यहाँ पर 1 एकड़ के, और 49.8 नाली बराबर है यहाँ पर 1 हेक्टेयर की। तो पूरा जो पैमाना था वो हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तरांचल में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है, ठीक है। तो वो हमने अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो वो है यहाँ पर नाली और मुट्ठी, ठीक है, नाली और मुट्ठी। और अगर हम बात करते हैं उत्तरांचल राज्य की 90% जनसंख्या की जो आजीविका है वो साधन जो कृषि है। अब कृषि भूमि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। खील, जिसको इजरान भी बोलते हैं, खील जो मंडवा और खोलो, झंझोरा, जुआ आदि यहाँ पर उपजाए जाते हैं, और उपराव भूमि पर सोपन बनाकर बिना सिंचाई के ही फसल की जाती है, और तालाब भूमि पर सिंचाई द्वारा यहाँ पर मुख्यतः धान जो है वहाँ की फसल आपको देखने को मिलेगी तालाब भूमि पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है। तो लगभग कितनी है, यहाँ पर 13% के आसपास जो है वो कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। और मैं बात करूँ तो 71.05 भूभाग पर यहाँ पर वन क्षेत्र है, 28.95% भाग पर यहाँ पर अन्य भूमियाँ हैं, जिसमें खेती के लिए 12.75 भूमि जो है वो आपकी कृषि योग्य यहाँ पर बचती है। तो वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, वो हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, ऋषिकेश में यहाँ पर स्थित है। और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है। और भूर्ण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, कालसी में है। तो तीनों ही फैक्ट आपके लिए यहाँ पर क्या है, वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। और भूर्ण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, कालसी में है। एग्जाम के लिए प्रश्न बनने की यहाँ से संभावनाएं हैं। इस बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो वहाँ पर कौन सी है, गेहूं जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। लगभग 33% भाग पर जो है वो उत्तराखंड के गेहूं बोया जाता है। और कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है। एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है, और यह पहाड़ी ढालों पर भूमि और जल संरक्षण का जो है समुचित उपाय है। तो दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं। और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर करती है, ठीक है। और जो पहाड़ी ढालों पर है वो आपको सीढ़ीदार खेत देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जो उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी विषम हैं और कृषि क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पाया है सही तरीके से, और तो इसलिए जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के खेतों में ढलान अधिक होने से जल द्वारा जो है वो मिट्टी का कटाव जो है वो अधिक होता है। और इसी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो है यहाँ पर सीढ़ीनुमा कृषि, या जिसको हम बोलते हैं गंटूर खेती, ठीक है, वो यहाँ पर की जाती है। गंटूर खेती यहाँ पर की जाती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग यहाँ पर है, ठीक है। तो वो किसका हमने डिस्कस करा यहाँ पर, वो किसका है, यहाँ पर गेहूं का है, ठीक है। किसका है यहाँ पर, वेट यानी गेहूं का है। लगभग कितना है, 33% है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है प्रश्न वो बनते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते हैं। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, तिहाड़ जो है उसको बोलते थे। टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या बोलते थे, यहाँ पर तिहाड़ उसको जो है हम यहाँ पर बोलते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ पर स्थापित है। तो कहाँ पर है, ये है अल्मोड़ा में, और 2004 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वर्तमान में इसके मुख्यालय को अल्मोड़ा से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है। दोनों ही तरीके से प्रश्न जो है वो यहाँ से बन सकता है, पहले कहाँ था और अब कहाँ पर है, ठीक है। दोनों ही तरीके से प्रश्न आपकी बनने की संभावनाएं बन जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी। तो की गई थी यहाँ पर बेलाडोना की खेती की गई थी। और यह पौधा जो हिमालय पर 6 से 12,000 फुट की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। इस पौधे का संपूर्ण भाग जहरीला होता है, जिसके कारण इसमें उपस्थित एट्रोपिन नामक एलाइडल है, और यह जो है
प्रमुख जो प्रभाव है वो स्नायु तंत्र पर इसका जो है वो पड़ता है, इस औषधि का प्रभाव जो है वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक चाय के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक चाय के लिए यहाँ पर नोटी जो क्षेत्र है वो आपका ऑर्गेनिक चाय के लिए फेमस है, कहाँ का? चमोली का, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन अधिक होता है? अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो रेशम का जो उत्पादन होता है वो मलबरी, टसर, मूंगा, यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर हमारे पास, इसका हो जाएगा डी, इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो सहतूत, ओक, तसर, मूंगा एग्रीकल्चर का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है और रेशम उत्पादन का एक लंबा पारंपरिक इतिहास भी यहाँ पर रहा है। अगर हम बात करते हैं कैप्टन हटन ने, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कैप्टन हटन ने 1858 में मंसूरी की पहाड़ियों में रेशम उत्पादन की शुरुआत की थी और मेसर्स लिस्टर एंड कंपनी ने देहरादून में हरिद्वार रोड के एक गांव में रेशम का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया, जिसे बाद में रेशम मजारी नाम दिया गया था, ठीक है, रेशम मजारी नाम दिया गया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेशम उत्पादन की, उत्तराखंड में शुरुआत की थी हटन ने, ठीक है, हटन ने 1858 के अंतर्गत, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन है? तो वो कौन थे यहाँ पर? वो थे बोसी सेन, ठीक है। अल्मोड़ा में जो विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला बनी थी, संस्थापक कौन थे यहाँ पर? बोसी सेन। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा, जो कृषि योग्य भूमि है वो लगभग 12.5 के आसपास है, यानी अगर मैं बात करूँ वर्तमान में कुल 6.98 हेक्टेयर कृषि का उत्पादन हो रहा है और ये क्षेत्रफल का लगभग 11.68 है, तो लगभग 13% के आसपास इसको जो है आप यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्रीफ में समझाऊं कि जो नकदी फसल होती है वो यहाँ पर आप घर में यूज़ नहीं करते हैं, और जैसे आपका गन्ना हुआ तो गन्ना क्या है यहाँ पर वो नकदी फसल है। जैसे आपकी कपास हुई तो कपास यहाँ पर क्या है आपकी नकदी फसल है, ठीक है। केला आपका क्या है वो नकदी फसल है। कॉफ़ी आपकी क्या है नकदी फसल है। चाय आपकी क्या है वो भी यहाँ पर नकदी फसल है, ठीक है। तो घर में आप बड़ी मात्रा में इसका जो है वो उपयोग नहीं करते हैं और आप उसको जो है मार्केट में सेल करने के पर्पज़ के हिसाब से जो है वो इसका उत्पादन यहाँ पर करते हैं, तो उसको ही हम जो है नकदी फसल कहते हैं। और दूसरी जो फसल होती है हमारे पास यहाँ पर वो होती है एक तरीके की खाद्यान्न फसल, ठीक है। खाद्यान्न फसलों में आपका जो है गेहूँ, चावल, दालें और मूंग, जो आपका जो है अदर चीज़ें हैं जो उसको आप जो है यूज़ करते हैं बड़ी मात्रा में, तो वो आपकी जो है कौन सी है खाद्यान्न फसल है, ठीक है। मूंगफली भी आपकी कौन सी है वो भी आपकी जो है नकदी फसल होगी मूंगफली, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है। उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो वो गन्ना है। और उत्तराखंड की उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जूट, देखिए जूट भी आपकी कौन सी जगह नकदी फसल हो जाएगी। कॉफ़ी, कोना, गन्ना, केला, संतरा, कपास, आम जो है वो कैसी फसल है? नकदी फसल यहाँ पर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड के कुल बोए गए क्षेत्रफल में अधिकांश भाग में बोई जाती है? तो वो कौन सी है यहाँ पर? गेहूँ, ठीक है। और गेहूँ लगभग 33%, ठीक है। और गेहूँ टिटिकम जाति की फसल है, गेहूँ में गुलेटिन पाया जाता है और गेहूँ जो है वो रबी की फसल है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामकरण कब किया गया था? ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो अगर मैं बात करता हूँ जो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना की गई थी तो वो 1960 में की गई थी और 1972 में इसका नाम परिवर्तन करके किया गया था यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो 1972 जो है इसका वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में जो है प्रश्न बनने की यहाँ से संभावनाएं हमें को दिखाई पड़ जाएंगी, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वर्तमान में उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है और यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था 17 नवंबर 1960 को। इसका जो नाम उस समय रखा गया था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जो है ये जाना गया था। 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो कर दिया गया था।
और यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी जो है बनकर सामने आया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। ठीक है, गन्ने का जो सबसे अधिक उत्पादन होगा वो कहाँ पर होगा, उधम सिंह नगर होगा। उधम सिंह नगर के बाद बात करता हूँ तो हरिद्वार होगा, और हरिद्वार के बाद बात करते हैं तो देहरादून होगा। ठीक है, तो ये जो है वो गन्ने के उत्पादन का सही क्रम बनता है। गन्ना जो है वो क्या है, एक खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल है, और जो इसकी जो बुआई होगी वो जून जुलाई के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जो कृषि योग्य वाला जिला है वो है यहाँ पर कौन सा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में न्यूनतम कृषि योग्य भूमि है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये प्रश्न जो है आपका आगे आने वाले समय में बनने की संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो विजय दर्दारी ने की थी, और 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जो शुरुआत इसकी की गई थी वो कहाँ से, टिहरी गढ़वाल से की गई थी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल से शुरुआत की गई थी, और पारंपरिक बीजों के कम उपयोग और नकदी फसल ने इस आंदोलन को गति प्रदान करी। हरित क्रांति का मुकाबला करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, और इस आंदोलन ने जो संकर बीज थे और नकदी फसलों के उपयोग को हतोत्साहित किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये यहाँ से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर, हल्द्वानी में। ठीक है, 1949 में उत्तराखंड के नैनीताल दूध उत्पादन सहकारी संघ का गठन किया गया था, और ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई थी। दूध उत्पादकों को कृषि पर्यंत दुग्ध विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और यहाँ पर उनको नगरीय क्षेत्रों में उचित दर से जो है प्रोवाइड करने के लिए जो है चलाया गया था। यहाँ पर हल्द्वानी में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्नों को मैंने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 7 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।